1 फरवरी 2003, एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। स्पेस शटल धरती पर लौट रहा था। उसके अंदर 6 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे, जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 15 दिन बिताकर कई महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट पूरे किए थे। पूरी दुनिया उनकी वापसी का इंतजार कर रही थी। उनके साथ भारत की बेटी कल्पना चावला भी थीं। लेकिन धरती पर लौटते समय अचानक स्पेस शटल ने कंट्रोल खो दिया। एक टुकड़ा टूटकर उसके विंग से टकराया, जिससे भयंकर विस्फोट हुआ और कुछ ही पलों में आग पूरे शटल में फैल गई। देखते ही देखते सभी एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। यह हादसा ऐसा था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इस दुर्घटना के बाद 2003 से 2011 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का काम काफी धीमा पड़ गया। वैज्ञानिकों को लगने लगा था कि सुरक्षित स्पेस यात्रा के लिए तकनीक अभी पूरी तरह तैयार नहीं है और किसी एस्ट्रोनॉट की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। लेकिन समय के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने बड़ी छलांग लगाई। आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। अब हर कुछ महीनों में एस्ट्रोनॉट्स वहां जाते हैं, रिसर्च करते हैं और नए प्रयोगों को अंजाम देते हैं। अब तक लगभग 240 से ज्यादा लोग वहां जा चुके हैं। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि 24 साल पहले बना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसे काम करता है, कैसे यह मानवता को अंतरिक्ष में रहना सिखा रहा है और कैसे यहाँ मौजूद एस्ट्रोनॉट्स हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए नई खोज कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है, जहां एस्ट्रोनॉट्स रिसर्च के साथ साथ एक्सरसाइज भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर स्पेस वॉक भी करते हैं। माइक्रोग्रेविटी में शरीर कमजोर होने लगता है, इसलिए उन्हें हर दिन व्यायाम करना जरूरी होता है। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही वहां भी समय समय पर सफाई करनी पड़ती है। और जहां इंसान रहता है, वहां खाने की जरूरत भी होती है। इसलिए स्पेस एजेंसियां धरती से लगातार भोजन और जरूरी सामान भेजती रहती हैं। यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी एक तरह से हमारा ही घर है। फर्क बस इतना है कि हम ग्रेविटी में रहते हैं और वहां एस्ट्रोनॉट्स माइक्रोग्रेविटी यानी लगभग 0 ग्रेविटी में रहते हैं। अगर धरती के अजूबों की बात करें तो बहुत हैं, लेकिन इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में बनाया गया सबसे बड़ा अजूबा सिर्फ एक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसे देखकर हर किसी के मन में सवाल आता है कि आखिर इतना विशाल स्टेशन बना कैसे, किसने बनाया और कब बनाया। इसकी शुरुआत 20वीं सदी में हुई, जब वैज्ञानिक हर्मन ओबर्ट, वर्नर वॉन ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन tsiolkovsky जैसे महान दिमागों ने सोचा कि क्यों न अंतरिक्ष में ऐसी जगह बनाई जाए जहां एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर 0 ग्रेविटी में प्रयोग किए जा सकें। क्योंकि धरती की ग्रेविटी कई प्रयोगों में बाधा बनती थी। विचार शानदार था, लेकिन उस समय न तकनीक इतनी विकसित थी और न ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन थे। इसलिए उस समय इस आइडिया को भुला दिया गया। लेकिन फिर 1971 में रूस, जिसे उस समय सोवियत यूनियन कहा जाता था, उसने एक बड़ा मिशन लॉन्च किया जिसका नाम सैल्यूट 1 था। यह दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन था। उस दौर में कोल्ड वॉर चल रही थी, इसलिए रूस और अमेरिका एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। जवाब में अमेरिका ने भी अपना स्काईलैब स्पेस स्टेशन लॉन्च किया। इसके बाद नासा ने सोचा कि एक ऐसा बड़ा स्पेस स्टेशन बनाया जाए जहां लोग लंबे समय तक रह सकें और आसानी से रिसर्च कर सकें। इसके लिए फ्रीडम प्रोजेक्ट शुरू किया गया। लेकिन यह मिशन इतना महंगा था कि अमेरिका की कांग्रेस ने बीच में ही फंडिंग रोक दी और योजना ठप पड़ गई। सच्चाई यह थी कि इतना विशाल मिशन कोई भी देश अकेले पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें अरबों डॉलर की जरूरत थी। इसलिए नासा ने दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। फिर 1993 में अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कई देश इस योजना में शामिल हो गए। यही वह पल था जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सपना सच होने लगा। करीब 5 साल बाद 20 नवंबर 1998 को इसका पहला मॉड्यूल लॉन्च किया गया। इसके बाद अलग अलग देशों ने अपने मॉड्यूल भेजे, जिन्हें अंतरिक्ष में जोड़कर यह स्टेशन तैयार किया गया। लगभग 10 साल की मेहनत के बाद ISS पूरी तरह तैयार हुआ। आज इसका आकार एक फुटबॉल मैदान जितना है और यह धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में घूमता है। इस स्टेशन में आमतौर पर 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं,
जबकि जरूरत पड़ने पर यह संख्या 13 तक हो सकती है, जिसका नाम झरिया था, और इस मॉड्यूल को रूस ने लॉन्च किया था। इसके महज 2 हफ्ते बाद नासा ने अपना मॉड्यूल भेजा, जिसका नाम यूनिटी था। इन दोनों मॉड्यूल में प्रोपल्शन सिस्टम लगा था, जो इन्हें सही दिशा में लाने में मदद करता था। साथ ही इनमें डॉकिंग पोर्ट्स बने थे, ताकि पास आते ही ये सुरक्षित तरीके से एक दूसरे से जुड़ सकें। इन्हें एयरटाइट और लीक प्रूफ बनाने के लिए खास प्रेशर अडेप्टर्स लगाए गए थे। ISS कई मॉड्यूल्स से मिलकर बना है, जिनके अलग अलग नाम हैं, जैसे अमेरिका का डेस्टिनी, जापान का किब्बो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कोलंबस और रूस का पॉइस्क मॉड्यूल। कनाडा ने इसमें अपना प्रसिद्ध रोबोटिक आर्म कैनाडार्म लगाया, जो स्टेशन के बाहर मरम्मत और भारी कामों में मदद करता है। इसके साथ स्पेशल रोबोट्स भी लगाए गए, ताकि बाहरी समस्याएं बिना स्पेसवॉक के ठीक की जा सकें। ISS को बिजली इसके विशाल सोलर पैनल्स से मिलती है। यही पैनल स्टेशन को ऊर्जा देते हैं और थर्मल सिस्टम्स को भी चलाते हैं। अगर कॉस्ट की बात करें तो ISS पर एक $150 बिलियन से ज्यादा खर्च हो चुका है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का रहा है, जबकि रूस, जापान, कनाडा और यूरोप ने भी अरबों डॉलर का निवेश किया है। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स पर रोजाना लाखों डॉलर तक का खर्च आता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया की सबसे महंगी जगहों में से एक है। इसे बनाने के लिए करीब 36 स्पेस शटल फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था, तब जाकर यह पूरी तरह तैयार हो पाया। जब 2011 में स्पेस शटल प्रोग्राम बंद हुआ, तब अमेरिका को अपने एस्ट्रोनॉट्स और पेलोड भेजने के लिए रूस के सोयूज स्पेसक्राफ्ट पर निर्भर होना पड़ा। कुछ समय तक नासा पूरी तरह रूस पर निर्भर रहा, लेकिन आज स्पेसएक्स की वजह से यह निर्भरता लगभग खत्म हो चुकी है। अब स्पेसएक्स ही नासा के एस्ट्रोनॉट्स और सामान को ISS तक पहुंचाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ISS का वजन लगभग 4.5 लाख किलो के आसपास है। ये धरती की परिक्रमा करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करता है, और एक चक्कर लगाने में सिर्फ 90 मिनट लगते हैं। यानी यह एक दिन में लगभग 16 बार धरती का चक्कर लगाता है। लॉन्च होने के बाद से यह लाखों बार पृथ्वी की परिक्रमा कर चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स रहते कैसे हैं? क्योंकि धरती की ग्रेविटी में रहना अलग बात है, लेकिन माइक्रोग्रेविटी में जीना बिल्कुल अलग अनुभव है। वहां एस्ट्रोनॉट्स ऐसे तैरते हुए चलते हैं जैसे पानी में मछलियां तैरती हैं। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत कम ऊर्जा लगती है। स्टेशन के अंदर ऊपर नीचे जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां ग्रेविटी महसूस नहीं होती। आप किसी भी दीवार को फ्लोर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर कोई कमरा अंतरिक्ष में भेज दिया जाए तो उसके अंदर मौजूद इंसान हवा में तैरने लगेगा और किसी भी दिशा में चल सकेगा। यही ISS की सबसे अनोखी बात है। इसी वजह से वहां एस्ट्रोनॉट्स लेटकर नहीं, बल्कि स्लीपिंग बैग में खुद को दीवार से बांध कर सोते हैं। अंतरिक्ष में सोना धरती के बिस्तर जैसा आरामदायक नहीं होता। जब लोग लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहते हैं तो उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और मसल्स पर असर पड़ता है। इसलिए उन्हें रोज लगभग 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे। नासा लगातार उनकी हेल्थ पर नजर रखता है। उनके खाने पीने का भी पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। उन्होंने कितना भोजन किया, कितना पानी पिया और शरीर पर उसका क्या असर पड़ा। अब सवाल आता है कि खाना पहुंचता कैसे है? क्योंकि अंतरिक्ष में खेती करना आसान नहीं है, इसलिए हर कुछ हफ्तों में कार्गो स्पेसक्राफ्ट के जरिए धरती से भोजन और जरूरी सामान भेजा जाता है। एस्ट्रोनॉट्स को अपने परिवार से वीडियो कॉल करने का मौका भी मिलता है। और जहां तक बाथरूम की बात है, वहां धरती जैसे टॉयलेट्स नहीं होते। अंतरिक्ष में पानी की जगह स्पेशल सक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम का काम प्रेशर की मदद से वेस्ट मटेरियल को पाइप के अंदर खींचना होता है। अब अगर बात करें इंसानों की, तो धरती पर हम एट्मॉस्फेरिक प्रेशर में रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ना हवा है और न सामान्य प्रेशर। ऐसे माहौल में इंसान बिना सुरक्षा के कुछ ही पलों में जीवित नहीं रह सकता। तो सवाल उठता है कि ISS में एस्ट्रोनॉट्स कैसे रहते हैं? इसका जवाब है, स्टेशन के हर मॉड्यूल को आर्टिफिशियल तरीके से प्रेशराइज्ड रखा जाता है। अंदर ऑक्सीजन, तापमान और प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है ताकि एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित रह सकें।
एस्ट्रोनॉट्स के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है स्पेस वॉक। जब स्टेशन के बाहर कोई खराबी आती है और रोबोट्स उसे ठीक नहीं कर पाते, तब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल सूट पहनकर बाहर जाना पड़ता है। यह काम बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में घूम रहे छोटे छोटे डेब्री या माइक्रोमीटियोरॉइड्स सूट से टकराकर छेद कर सकते हैं। इसलिए स्पेस वॉक केवल जरूरत पड़ने पर ही किया जाता है। ISS का सबसे बड़ा उद्देश्य वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स करना है। नासा और दूसरी एजेंसीज लगातार वहां मशीन्स, टूल्स और गाइडेंस भेजती रहती हैं। इसी वजह से ISS ने साइंस में बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी जैसी परिस्थितियां धरती पर आसानी से नहीं मिल सकती। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 400 किलोमीटर ऊपर होने के बावजूद ग्रेविटी पूरी तरह खत्म नहीं होती। ग्रेविटी वहां भी मौजूद है, लेकिन ISS इतनी तेज गति से पृथ्वी के चारों ओर घूमता है कि उसके अंदर मौजूद लोग लगातार फ्री फॉल की स्थिति में रहते हैं। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं, और इसी वजह से वहां माइक्रोग्रेविटी महसूस होती है। यही कारण है कि वहां ऐसे कई प्रयोग संभव हो पाते हैं जो धरती पर आसान नहीं है। जैसे 2013 में वैज्ञानिकों ने अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से डार्क मैटर से जुड़े संकेत खोजने की कोशिश की। यह प्रयोग ISS पर ही संभव हो पाया। फिर 2018 में नासा ने ISS के अंदर कोल्ड एटम लैब स्थापित की। इसका उद्देश्य मैटर की 5वीं अवस्था यानी बोज-आइंस्टीन कंडेंसेट को बनाना था। हम सामान्य तौर पर सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा को जानते हैं, लेकिन 5वीं अवस्था पाने के लिए पदार्थ को लगभग -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ता है। धरती पर यह बेहद कठिन है, इसलिए ISS जैसी माइक्रोग्रेविटी लैब इसकी सबसे उपयुक्त जगह बनी। 2018 में वैज्ञानिकों ने वहां इस अवस्था को सफलतापूर्वक हासिल किया। इसी तरह ISS पर नए रिसर्च सिस्टम्स भी विकसित हुए, जिनमें क्यूबसैट्स शामिल हैं। अब भविष्य की बात करें तो माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में इंसान चांद और मंगल पर बसने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां सबसे बड़ी चुनौती होगी कॉस्मिक रेडिएशन। स्पेस में मौजूद ये खतरनाक किरणें इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए वैज्ञानिक ISS पर यह लगातार अध्ययन कर रहे हैं कि लंबे समय तक रेडिएशन का असर शरीर पर कितना पड़ता है, ताकि भविष्य में मून और मार्स पर सुरक्षित घर बनाए जा सकें। इसी जानकारी को पूरा करने के लिए ISS पर मौजूद अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर ने अरबों कॉस्मिक रेज का अध्ययन किया है। यह रिसर्च भविष्य की डीप स्पेस मिशंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब चांद और मंगल पर रहने की बात आती है तो सबसे बड़ी चुनौती भोजन की होती है। ISS तक खाना भेजना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन मंगल तक धरती से लगातार खाना पहुंचाना बेहद महंगा और कठिन होगा। मंगल की दूरी इतनी ज्यादा है कि सही लॉन्च विंडो में पहुंचने में कई महीने लग सकते हैं। इसलिए इंसानों को अंतरिक्ष में ही भोजन उगाना सीखना होगा, ताकि वे लंबे समय तक वहां रह सकें। इसी दिशा में 2015 में नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने ISS पर पहली बार खाने योग्य पौधे सफलतापूर्वक उगाए। यह भविष्य की स्पेस फार्मिंग की शुरुआत थी। अब अगर ISS की उम्र की बात करें तो इसे मूल रूप से सीमित समय के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी सेवा अवधि कई बार बढ़ाई गई। अब आने वाले वर्षों में इसे रिटायर करने की योजना है। रूस यूक्रेन तनाव और बढ़ते मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण इसका भविष्य और भी अनिश्चित हो गया है। लेकिन ISS के खत्म होने का मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन का अंत नहीं है। अब कई देश अपने नए स्पेस स्टेशनों बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौड़ में भारत भी शामिल है। इसरो ने आने वाले वर्षों में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की योजना अनाउंसमेंट की है। यानी भविष्य में अंतरिक्ष में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई नए घर दिखाई दे सकते हैं। आज के समय में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आज भी वहां एस्ट्रोनॉट्स लगातार रहकर एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च कर रहे हैं। हर कुछ महीनों में नए क्रू मेंबर्स वहां पहुंचते हैं और पुराने वापस लौटते हैं। SpaceX जैसे स्पेसक्राफ्ट अब लोगों और सामान को ISS तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ होने वाली रिसर्च से नई दवाइयाँ और टेक्नोलॉजी विकसित हो रही हैं। ISS पर फ्यूचर मून और मार्स मिशंस की तैयारी भी की जा रही है। यह स्टेशन हमें अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना सिखा रहा है। यानी ISS सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि भविष्य का रास्ता है, जो आज धरती से ऊपर घूम रहा है।
और कल इंसान को नई दुनियाओं तक ले जाएगा।